हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 जिसका जो जो कि हम लोग देख रहे थे पारिस्थितिकी में। इसमें हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। आज जो है 11 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन है 11 नंबर की नोट्स लिखना है आपको। नोट्स किस पर लिखना है? तो 5 आपका टॉपिक दिया हुआ है कि मरुस्थल पादपों और प्राणियों का अनुकूलन पर, दूसरा कि जल की कमी के प्रति पादपों के अनुकूलन पर, तीसरा प्राणियों में व्यवहारिक यानी बिहेवियरल अनुकूलन पर, चौथा पादपों के लिए प्रकाश का महत्व पर, और पांचवा तापमान और पानी की कमी का प्रभाव तथा प्राणियों के अनुकूलन पर। तो इसका पहला हम लोग लिखेंगे मरुस्थल पादपों और प्राणियों के अनुकूलन पर। इस पर नोट्स लिखेंगे हम लोग। लिखिएगा आप लोग कि अनेक मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा यानी क्यूटिकल होती है और उनके रंध्र यानी स्टोमेटा गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो, और उनके प्रकाश संश्लेषी मार्ग भी विशेष प्रकार के होते हैं जिसके कारण वे अपने रंध्र को दिन के समय बंद रख सकते हैं। ठीक है। और कुछ मरुस्थलीय पादपों जैसे कि नागफनी, कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती हैं, बल्कि वे कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है। पत्ती किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटे के रूप में। ये सब 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग ऐसे भी, और 12th में तो देखे ही हैं। और प्रकाश संश्लेषण का प्रकार्य चपटे तनों द्वारा होता है। और बात करें कि जल के बाह्य स्रोत न होने पर उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरी करने में सक्षम होते हैं, और इसमें अपने मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता भी है, जिससे उत्सर्जित पदार्थों को हटाने के लिए जल की न्यूनतम आयतन काम में लाई जाती है। ठीक है। और ख देखें तो ख है जल की कमी के प्रति पादपों का अनुकूलन। तो इसका लिखिएगा आंसर कि मरुस्थलीय पौधों में जल की कमी के प्रति पादपों के प्रकाश संश्लेषी यानी CAM मार्ग भी विशेष प्रकार के होते हैं जिसके कारण वे अपने रंध्र दिन के समय बंद रख सकते हैं। और कुछ मरुस्थलीय पादपों जैसे नागफनी, ओपिसिया, कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती है, बल्कि वे कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है, और प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया चपटे तनों द्वारा होता है। वही चीज़ इसमें थोड़ा भाषा बदल गया। और तीसरा है कि प्राणियों में व्यवहारिक यानी बिहेवियरल अनुकूलन के बारे में लिखना है। तो लिखिए कि कुछ जीवों के अनुकूलन कारकीय होते हैं जिसकी वजह से वे दबावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति शीघ्र अनुक्रिया करते हैं और कुछ समय के लिए अधिक अनुकूल स्थानों पर चले जाते हैं, और मौसम ठीक होने पर वे फिर अपने घर लौट आते हैं। अगला क्वेश्चन है पादपों के लिए प्रकाश का महत्व लिखिए। तो इधर लिखिएगा इसका कि सभी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया तभी संभव है जब ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो, इसलिए पादपों के लिए प्रकाश जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला आपका नोट्स जो लिखना है वो है कि तापमान और पानी की कमी का प्रभाव तथा प्राणियों के अनुकूलन पर। तो लिखिएगा कि तापमान पारिस्थितिकी रूप से सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है। पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर और मैदानों से पर्वत श्रृंखला की ओर चले जाने पर उत्तरोत्तर घटते हुए चलते रहता है, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान औशून्य से लेकर ग्रीष्म में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाती है। आम के पेड़ जो है कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में नहीं होते हैं और नहीं हो सकते हैं। वहीं बात करें कि हिमचैत्य की, तो केरल के जंगलों में नहीं मिल सकते हैं। और ट्यूना मछली जो है महासागर में शीतोष्ण अक्षांशों से आगे कभी कभार ही पकड़ी जाती है, यानी ज़्यादातर ये भी उस इलाका में नहीं मिलता है। यानी तापमान एंजाइमों की बल गति को प्रभावित करता है, और इसके द्वारा आधारी उपापचय जीव के अन्य कारकीय प्रकारों तथा उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। कुछ जीव तापमानों के व्यापक चरम बिंदु यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक को सहन कर सकते हैं,
लेकिन अधिकांश तापमानों की कम जो है चरण सीमा में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अजीवीय यानी एबायोटिक पर्यावरणीय कारकों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अजीवीय पर्यावरणीय कारकों के नाम अगर देखा जाए तो तापमान हो जाएगा, जल हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित का उदाहरण दीजिए। ऑप्शन है मतलब इस सब का उदाहरण देना है। अतोप्तभिद यानी हेलियोफाइट, क्षयोदभिद यानी स्कियोफाइट, सजीव पर्जक यानी विपरीत अंकुरन वाले पादप, अंतरोष्मी एंडोथर्मिक प्राणी, बाह्योष्मी यानी एक्टोथर्मिक प्राणी और नितसली यानी बेंथिंग जोन का जीव। तो इसका आंसर लिखिएगा। उत्तर गेहूं जो है गेहूं, आम आदि जो है सूर्य के प्रकाश में उगने वाला पौधा। ख का हो जाएगा कंघी, पाम, छाया में उगने वाला पौधा। ग का हो जाएगा चन्ना। घ का हो जाएगा फीता कृमि और च का हो जाएगा जुएं यानी लाइस। छ का हो जाएगा मृदा में रहने वाली जीव जैसे स्क्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि यानी पॉपुलेशन और समुदाय यानी कम्युनिटी की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा। समष्टि का हो जाएगा पॉपुलेशन का। प्रकृति में हमें किसी भी जाति के पृथक एकल व्यष्टि के दर्शन बहुत ही कम होते हैं। उनमें से अधिकांश सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं, समान संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं अथवा उनके लिए प्रतियोगिता करते हैं, संकरण करते हैं और इस प्रकार वे समष्टि की रचना करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिभाषा दीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। स्वभोजिता यानी कमेंसलिज्म, परजीविता यानी पैरासिटिज्म और छद्मावरण यानी कैमिफ्लेज। तो इसका उत्तर लिखिएगा। सबसे पहले स्वभोजिता का, किस ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि, उसे स्वभोजिता कहते हैं। जैसे शार्क मछली की पीठ पर बैठी जो होता है जुड़ी चूसक मछली, तो चूसक मछली को अच्छे भोजन की प्राप्ति होती है और परभक्षी से सुरक्षा मिलती है, लेकिन शार्क को अप्रभावित रहती है यानी उसको फायदा नहीं होता है। दूसरा बात करें तो परजीविता की, तो परपोषी की बाह्य पृष्ठ पर आहार पूर्ति करने वाले परजीवी बाह्य परजीविता कहलाती है। जैसे मानव के सिर पर जू का संग्रह। वही बात करें कि अमरबेल एक ऐसा परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बड़े पादपों पर वृद्धि करता है। अंतः परजीवी परपोषी के शरीर में भिन्न स्थलों में यकृत, वृक्क, फुफ्फुस, लाल रुधिर केशिका आदि पर रहते हैं। और ग की बात करें तो वह छद्मावरण। तो इसका है कि प्रकृति में परभक्षी विवेकी होते हैं। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली है। कीटों और मेढकों की कुछ जातियों परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन यानी कहने का मतलब छद्म आवरण यानी वैसा रूप नहीं है, वैसा वह बना के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौहपकारिता। इसी में घ में है सौहपकारिता और ये जो है VBI कर लीजिए क्योंकि अब की बार मॉडल पेपर में बिहार सरकार का इसको मॉडल पेपर में शामिल किया गया क्वेश्चन है। तो जैविक समुदाय की दो जातियों के बीच पारस्परिक लाभ हेतु सहजीवन होता है। यह एक क्रियात्मक साहचर्य है। जब पारस्परिक क्रिया करने वाली दो जातियां अति निकटता के साथ रहती हो तो इसे सौहपकारिता कहते हैं। जैसे पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों के परिकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। इसी प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल सहचर्य है। कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों को अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ठीक है। अगला बात करें तो वह अंतरजातीय स्पर्धा यानी जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल माना जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं जातियों के लिए स्पर्धा करती है जो सीमित है। स्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। जैसे दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में
आगंतुक, फ्लेमिंगो और वहाँ की आवासीय मछलियाँ साझा आहार झील में प्राणी प्लवक के लिए स्पर्धा करती है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त आरेख यानी डायग्राम की सहायता से लॉजिस्टिक यानी संभार तंत्र, समष्टि यानी पॉपुलेशन वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, संभार तंत्र यानी लॉजिस्टिक वृद्धि। प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते कि चरगतांक की वृद्धि होती रहे। इसके कारण सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है। आखिर में योग्यतम व्यष्टि जीवन बना रहेगा और जनन करेगा। अनेक देशों की सरकारों ने भी इस तथ्य को समझा है और मानव समष्टि वृद्धि को सीमित करने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। इससे आगे और वृद्धि संभव नहीं है। उस आवास में उस जाति के लिए इस सीमा को प्रकृति की पोषण क्षमताएं यानी के मान लेते हैं और किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चता अप्रवस्था यानी लेक फेस दर्शाती है। उसके बाद त्वरण और मंदन और अंततः अनंत स्पर्शी प्रजनन स्थायी आती है। जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है तो समय टी के संदर्भ में एन का आरेख यानी प्लॉट से सिग्मोइड वक्र बन जाता है। इस प्रकार की समष्टि वृद्धि विरहुष्ट पर लॉजिस्टिक वृद्धि यानी कहलाती है और निम्नलिखित समीकरण द्वारा वर्णित होती है, जहां पर एन बराबर समय टी पर समष्टि घनत्व, आर इज इक्वल टू प्राकृतिक वृद्धि की इंटरजेनिक दर और के इज इक्वल टू पोषण क्षमता। तो अधिकांश प्राणियों की समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधन परिमित यानी फाइनाइट और देर सवेर सीमित होने वाले होता है। इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अत्यधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है। और आपको ये डायग्राम आपका बुक में भी दिया हुआ है, नहीं तो यहाँ से आप लोग बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में परजीविता यानी पैरासिटिज्म को कौन सा सबसे अच्छा तरीके से स्पष्ट करता है। ऑप्शन है, एक जीव को एक लाभ होता है यानी परजीविता के बारे में बताना है। दोनों जीव को लाभ होता है। ग में है कि एक जीव को लाभ होता है दूसरा पर उससे प्रभावित नहीं होता है। और घ में है कि एक जीव को लाभ होता है दूसरा प्रभावित होता है। तो अभी तो यही चीज़ होता है और यही चीज़ होता है किसमें, परजीविता यानी पैरासिटिज्म में एक जीव को लाभ होता है और दूसरा प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये हो गए आज के टोटल क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का समाप्त चैप्टर नंबर 13 का। अच्छे से इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। बाय, टेक केयर।